प्रिय छात्राओं, हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम देखेंगे कि अनुपातों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें जानते हैं कि आज वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में अनुपातों का उपयोग बहुत अधिक होने लगा है तथा इसकी सहायता से अनेक प्रकार के निष्कर्ष निकाले जाते हैं और भावी अनुमान लगाए जाते हैं। परंतु अनुपातों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें असावधानी बरतने से निष्कर्ष गलत और भ्रामक दोनों हो सकते हैं। अतः इसके प्रयोग में हमें जो सावधानी बरतनी चाहिए उसमें सबसे पहला है लेखा समंकों व धारणाओं की समझने व निर्वचन की योग्यता। यदि अनुपातों का प्रयोग करने वाला लेखा अवधारणाओं व समंकों को समझने की पूर्ण योग्यता रखता है तो वह इससे सही निष्कर्ष निकालेगा, अन्यथा वह उससे भ्रामक ही निष्कर्ष निकाल पाएगा। साथ ही इसका अगर वह पूर्ण योग्यता रखता है, पूर्ण जानकारी रखता है, तो इसका सही प्रयोग भी करेगा। दूसरा है शीघ्र उपलब्धि। लेखों को समय समय पर तैयार होते ही उनके आधार पर अनुपातों की गणना करनी चाहिए, क्योंकि उसके प्रयोगकर्ता को यदि ये डेटा शीघ्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो इसका महत्व उपयोग समाप्त हो जाता है। तो प्रयोगकर्ता को समय समय पर इसे उपलब्ध करा देना चाहिए। तीसरा है प्राप्त लाभ लागतों से अधिक हो। व्यवसाय या अन्य क्षेत्रों में वित्तीय अनुपातों का प्रयोग तभी वांछनीय कहा जाता है जबकि इसके प्रयोग से प्राप्त होने वाले लाभ इसकी गणना में लगने वाले समय एवं लागत से अधिक हों। अतः व्यर्थ के अनुपातों की गणना व प्रयोग से बचना चाहिए। चौथा है प्रस्तुतिकरण। अनुपातों का प्रस्तुतिकरण उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे उत्पादन प्रबंधक है तो उसके लिए कार्यात्मक अनुपात या लागत तत्वों के अनुपात अधिक उपयोगी होंगे, जबकि अगर कोई विनियोग करता है तो उसे प्रति अंश अर्जन या लाभांश भुगतान अनुपात या मूल्य आय अनुपात आदि अधिक महत्वपूर्ण होंगे। और अंतिम है परिवर्तन। हम देख रहे हैं कि आज सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है और इसी के अनुसार अनुपातों के क्षेत्र एवं प्रयोग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो नए नए अनुपातों का अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग बढ़ रहा है। अतः प्रयोगकर्ता की बदलती आवश्यकताओं, व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन आदि के अनुरूप अनुपातों में भी विवेकपूर्ण वांछनीय परिवर्तन किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं अनुपातों का वर्गीकरण। अनुपातों का प्रयोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति या संस्थाएं एक से समान अनुपातों की गणना करें। इन सभी को अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ अनुपातों की गणना करनी होती है। अतः अनुपात अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार से है, जिसमें सबसे पहला है वित्तीय विवरणों के अनुसार वर्गीकरण। यह वर्गीकरण उन लेखा विवरणों जिसमें कि अनुपातों का संबंध होता है की प्रकृति पर आधारित होता है, और इसमें सबसे पहला है स्थिति विवरण के अनुपात, और इसे वित्तीय अनुपात भी कहते हैं। ये अनुपात स्थिति विवरण में दिए गए दो मदों या दो मदों के समूह के मध्य ज्ञात किए जाते हैं, और इसमें जो सब प्रमुख हैं उसमें सबसे पहला है चालू अनुपात, दूसरा है त्वरित या तरल अनुपात, तीसरा है ऋण समता अनुपात, चौथा है अन्य अनुपात में जिसमें शामिल है स्कंध व चालू संपत्तियों का अनुपात, देय विपत्र व देय लेखों का अनुपात, पूंजी दंतीकरण अनुपात आदि। आज हम देखेंगे चालू अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात। चालू अनुपात का क्या अर्थ है? चालू अनुपात
चालू संपत्तियों व चालू दायित्वों के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसलिए इस अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। यह अनुपात संस्था की चालू तरलता के बारे में बताता है, जो कि अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का भी एक माप है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऐसी संपत्तियां जो आने वाले एक वर्ष के दौरान नकद में परिवर्तित हो सकती है, उसे चालू संपत्तियां कहते हैं। और ऐसे दायित्व जिनका भुगतान आने वाले लेखा अवधि या वर्ष के दौरान करना है, उसे चालू दायित्व कहते हैं। अतः चालू संपत्तियों व चालू दायित्वों के अनुपात की गणना करके कंपनी की अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का अध्ययन किया जाता है। अब करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ शामिल है, कौन कौन से क्या कंपोनेंट्स हैं, वो हम देखेंगे। चालू दायित्व का देखते हैं। चालू दायित्व में है देय विपत्र या बिल्स पेबल। ये सब आप जानते हैं कि क्या होता है बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, ये सब जिसका कि एक वर्ष के अंदर पेमेंट करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि एक वर्ष में चुकाना है तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स प्रोविज़न, अनक्लेम्ड डिविडेंड जो कि नहीं मांगा गया है अंशधारकों द्वारा। प्रपोज डिविडेंड जो कि घोषित कर दिया गया है। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, जो एडवांस प्राप्त हुए हैं कस्टमर्स से। डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स। इंस्टॉलमेंट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, जो कि हमें एक वर्ष में किस्त चुकानी है, वो भी करंट लायबिलिटी होगी। इसी प्रकार से चालू संपत्तियों में कैश है, बैंक बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, स्टॉक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या अल्पकालीन विनियोग हैं, पूर्वदत्त व्यय या प्रीपेड एक्सपेंसेस, अग्रिम भुगतान में एडवांस पेमेंट, उपार्जित आय एक्रूड इनकम, डिपॉजिट्स कैप विथ पब्लिक बॉडीज़ फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस या सार्वजनिक निकायों के पास रखी जमाएं। और लास्ट है अन्य राशियाँ जो कि वर्ष में प्राप्त होने वाली हैं। तो ये चालू संपत्तियाँ में शामिल किया जाएगा और चालू दायित्व में शामिल किया जाएगा। अब इसके बाद है आदर्श या प्रमाप अनुपात। अधिकतर विद्वान या लेखापाल 2:1 के अनुपात को आदर्श अनुपात मानते हैं कि करंट रेशो 2:1 है अगर, तो वह एक आदर्श अनुपात है। क्योंकि 2:1 का अनुपात यह विश्वास दिलाता है कि यदि वर्तमान स्तर में मूल्यों में 50% भी गिरावट हो जाएगी, तब भी अल्पकालीन ऋणों का आसानी से भुगतान किया जा सकेगा। परंतु व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का 2:1 का चालू अनुपात कोई प्रमाणित माप नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय की निजी विशेषताएं होती हैं और उनकी कार्यों की दशाएं भी भिन्न भिन्न होती है। अतः व्यवसाय की प्रकृति और साख अवधि आदि को ध्यान में रखकर ही इस अनुपात की आदर्श सीमा में परिवर्तन वांछनीय होता है। अब दूसरा है निर्वचन। चालू अनुपात का निर्वचन 3 आधारों पर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है प्रमाप या आदर्श अनुपात, जो कि मैंने अभी बताया कि 2:1 का अनुपात आदर्श अनुपात माना जाता है। लेकिन जैसा कि बता रही हूँ मैं कि इसके निर्वचन में यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जिस संस्था में चालू अनुपात का अध्ययन किया जा रहा है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसके अंदर दीर्घकालीन विनियोग या अल्पकालीन विनियोग के दृष्टिकोण किस प्रकार का है, अर्थात संस्था दीर्घकालीन पूंजीगत विनियोग वाली संस्था है या अल्पकालीन पूंजीगत विनियोग वाली संस्था है। अगर अल्पकालीन पूंजीगत विनियोग वाली संस्था है तो उसका अनुपात 2:1 के समीप होना चाहिए, जबकि अगर दीर्घकालीन पूंजीगत विनियोग वाली संस्था है तो उसमें यह अनुपात 2:1 से कम होने पर भी संतोषप्रद माना जाता है।
इसी प्रकार हमें ये भी देखना चाहिए कि संस्था जो कंपनी है जिसका हम चालू अनुपात कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस उद्योग से संबंधित है और उस उद्योग में चालू अनुपात की क्या स्थिति है। इसके अतिरिक्त ऐसी ही अन्य संस्थाओं में चालू अनुपात की क्या स्थिति है, यह सब ध्यान में रखते ही एक निर्वाचक को इसका चालू अनुपात का निष्कर्ष निकालना चाहिए। इसी प्रकार से यदि चालू अनुपात उच्च चालू अनुपात है, अगर ये कहा जाता है कि अगर उच्च चालू अनुपात है तो अच्छा होगा। एक उच्च चालू अनुपात विपदा के समय यानी परेशानी के समय लेनदारों के लिए एक छतरी का काम करती है, परंतु दूसरी तरफ एक उच्च चालू अनुपात यह भी बताता है कि चालू संपत्तियों का लाभदायक उपयोग नहीं हो रहा है। अतः हम ये देखते हैं कि उच्च चालू अनुपात किन कमियों को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि व्यवसाय की जो अकुशल विनियोग नीति है, और यह भी बताता है कि कंपनी की जो संग्रहण नीति है वह धीमी है और इसकी वजह से देनदारों से वसूली कम है और डूबत ऋण में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा उच्च चालू अनुपात यह भी बताता है कि व्यवसाय का धन अनावश्यक रूप से चालू संपत्तियों में अनुत्पादक पड़ा हुआ है, जिससे संग्रहण लागत व रखरखाव तथा ब्याज की लागत में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा अगर चालू अनुपात निम्न है तो वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि संस्था के पास लेनदारों को भुगतान करने के लिए रोकड़ की कमी है, और इसके साथ यह भी बताता है कि व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की कमी, जो कि संस्था अपने संसाधनों से अधिक व्यापार कर रही है और जिससे प्रबंध हमेशा तंगी व रुकावट महसूस करता है। और थर्ड है कि इससे संस्था की शोधन क्षमता एवं साख में कमी होती है। अब हम देखते हैं कि चालू अनुपात के क्या दोष हैं, जिसमें सबसे पहला है सभी चालू संपत्तियों को समान महत्व। ये हमने देखा कि यह अनुपात सभी चालू संपत्तियों जैसे कि नगद है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक को समान महत्व देता है, जबकि वास्तव में चालू संपत्तियों की तरलता की मात्रा में पर्याप्त अंतर होता है। स्कंद सबसे कम तरल होता है, जबकि देनदार स्कंद से अधिक तरल होता है तथा नगद सबसे अधिक तरल होता है। तो इसका ये सबसे बड़ा दोष है कि इसमें सभी चालू संपत्तियों को बराबर महत्व दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है चालू शब्द भ्रामक है। चालू शब्द से क्या मतलब है कि चालू अनुपात में प्रयुक्त चालू शब्द भ्रामक है, क्योंकि यदि संपत्तियों में दायित्व एक लेखा अवधि जो कि 12 महीने की होती है में स्वरूप परिवर्तन करते हैं तो चालू संपत्तियां में चालू दायित्व कहलाएंगी, यह भी हमने देखा। लेकिन अगर वित्तीय प्रबंधक को लेनदार को 40 दिन में भुगतान करना है तथा देनदारों से पैसा आने वाला 80 दिन में है तथा स्टॉक का विक्रय आने वाले 7 माह में संभव हो, तो चालू अनुपात द्वारा दर्शाए गए परिणाम अर्थहीन होंगे। ऐसी स्थिति में व्यवसाय केवल तकनीकी दृष्टि से मतलब सोल्वेंट या टेक्निकल सोल्वेंट होता है, लेकिन वास्तव में तरल संपत्ति उसके पास नहीं है। तीसरा है ऊपरी दिखावटों से प्रभावित। चालू संपत्तियों में एक कच्चे माल तथा निर्माणाधीन माल के स्कंद की अधिकता चालू अनुपात को बढ़ा सकती है, जबकि इस माल को उचित मूल्य एवं शर्तों पर तत्काल बेचना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार देनदारों में प्राप्त बिलों के लिए दिखाई गई राशियों में डूबत व संदिग्ध ऋण की राशि सम्मिलित की जाती है। अतः चालू अनुपात अनावश्यक रूप से उपयुक्त ऊपरी दिखावट के कारण बढ़ा हुआ मालूम होगा। दूसरी तरफ चालू दायित्वों व आयोजनों में अनावश्यक कमी करके इन्हें कम राशि पर भी दिखाया जा सकता है, जिससे चालू अनुपात बढ़ जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि चालू अनुपात किसी व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए व्यवसाय की तरलता एवं शोधन क्षमता के विश्लेषण के लिए अकेले इस अनुपात पर
विश्वास करना उचित नहीं होता है। अब एक हम चालू अनुपात निकालने का एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेबल दिए हुए हैं, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिबेंचर्स, एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम ये देखते हैं करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल करेंगे। डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इन्वेंट्रीज। तो इसका हमने टोटल लगाया 35,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, ये हो गया 80,000। इसी प्रकार से करंट लायबिलिटीज़ में हमने शामिल किया है सूचनाओं के आधार पर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि हैं 25,000, 15,000 और 10,000, इस प्रकार से 50,000। अब हम अपने फॉर्मूले में करंट रेशो का जो सूत्र है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़, तो ये है 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000, 1.6:1। तो इस प्रकार से हम ये करंट रेशो निकालेंगे। कल हम दूसरा रेशो देखेंगे या करंट रेशो के 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे। थैंक यू बच्चों।